हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं नेचर ऑफ मैटर का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 कवर किए थे और आज कवर करेंगे पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। जो दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ था ना लास्ट क्लास में, उसको डिस्कशन कर देंगे। पहला क्वेश्चन था, when we pour sugar from polythene to a container, we see sugar immediately attains the shape of that container, whereas before it attains the shape of polythene. So, why you don't classify it as solid liquid? अच्छा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, जब हमने पॉलीथीन से एक कंटेनर में शुगर को डालते हैं, यानी इसके अंदर तो शुगर भरा हुआ था, जब हमने पॉलीथीन से कंटेनर को शुगर डाल दिया तो क्या हुआ, शुगर इसमें भर गया। यानी शुगर पॉलीथीन का शेप लिया हुआ था और उसके बाद कंटेनर का शेप ले लिया, यानी उसका शेप चेंज हो गया। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसमें शुगर का शेप चेंज हुआ है या अमाउंट ऑफ शुगर का शेप चेंज हुआ है? किसका शेप चेंज हुआ है? यहाँ पर ये जो अमाउंट ऑफ शुगर था ना इसके अंदर, इसका शेप चेंज हो गया था। मान लो 500 ग्राम, आधा केजी या 1 केजी, कुछ तो था ना, कुछ तो चीनी था, उसका शेप चेंज हो गया। लेकिन जो चीनी था, चीनी का मतलब क्या, ये जो छोटी छोटी दाने होते हैं ना चीनी का, इसको हम बोलते हैं चीनी। क्या ये चेंज हो गया? नहीं, ये तो पॉलीथीन के अंदर में पॉलीथीन के अंदर में जैसा था, कंटेनर के अंदर में तो बिल्कुल वैसा है, तो चेंज कैसे हो गया? बिल्कुल ये तो चेंज नहीं हुआ, ये चीनी का शेप चेंज नहीं हुआ, किसका शेप चेंज हुआ है? अमाउंट ऑफ शुगर का शेप चेंज हो गया। हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे, लिक्विड नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका शेप चेंज नहीं हुआ है। ओके, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी एक लिक्विड मेटल है, क्या नाम है उसका? याद है पिछले क्लास में हमने उसका पिक्चर दिखे थे, क्या है? मर्क्यूरी। लिक्विड मेटल का नाम क्या है? मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए प्योर सब्सटेंस ऑफ ए नॉन मेटल बट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। यानी एक नॉन मेटल है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसे तो हमें पता है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पता है ना, सबको पता है। अच्छा, तो फिर कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और अच्छी तरह से कंडक्ट करता है? कौन है? ग्राफाइट, जो आपकी पेंसिल की नीब में होते हैं, यही। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी लिक्विड नॉन मेटल भी है। लिक्विड नॉन मेटल का नाम क्या है? ब्रोमीन। याद रखना, लिक्विड मेटल क्या है? मर्क्यूरी, और लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन। नेक्स्ट, हाँ सॉरी गाइस, मैंने ये स्लाइड को फिर से ऐड करना पड़ा क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलत था। जो डेफिनेशन, मैटर का डेफिनेशन मैंने पिछले क्लास में बोला था ना, उसमें थोड़ा सा गलत था। क्या थी? ये जो मैंने बोला था, क्या मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, possesses mass, presence of which can be felt by any one or more of our 5 senses. मैटर कैन बी एनीथिंग, जो मैंने पिछले वीडियो में नॉन लिविंग बोल दिया था, ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई कहानी नहीं है। ये लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मैटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन लिविंग ही होगा। ओके, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, यहाँ पर आइए, ये पिक्चर तो आपको पता है, ये मैटर है, ये मैटर है, ये भी मैटर है, पता है। अब आएंगे जो नया वाली पिक्चर है उसमें, ये किसका पिक्चर है? किसका पिक्चर है ये एक फोटो फ्रेम है, फोटो फ्रेम है। और ये फोटो फ्रेम के अंदर क्या है? फोटो है। फोटो फ्रेम के अंदर फोटो है। क्या ये फोटो को आप बाहर निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या इसका कुछ वेट होगा? मतलब अगर उसको तुम बाहर निकालोगी और उसको मेजर करोगी, उसका ओजन मेजर करोगी, तो कुछ ना कुछ तो मास आएगा। जी बिल्कुल आएगा। अच्छा, तो उसको हाथ में भी पकड़ सकते हो? जी बिल्कुल। यानी उसका मास है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है और वो हमारी सेंस ऑर्गन से हम उसको पहचान भी सकते हैं। तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया। सिंपल। वो क्या हो गया? मैटर। ऐसे ही ये जो कैमरा के अंदर जो पिक्चर है ना,
कैमरा के अंदर यानी आपके मोबाइल के अंदर जो पिक्चर है, क्या वो बिल्कुल ऐसा है या कुछ अलग है? देखते हैं। क्या इसको आप बाहर निकाल सकते हो? जी बिल्कुल, हम तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं प्रिंट आउट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ अगर प्रिंट आउट निकाल दोगे क्या ये कैमरे के अंदर फोटो नहीं रहेगा? रहेगा ना। अगर प्रिंट आउट भी निकालोगे ना तो इसके अंदर फोटो रहेगा। लेकिन अगर तुम इस निकालो, मैं जो बात कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि कैमरा को खोलकर ये फोटो को आप बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। क्या आपकी मोबाइल से ज्यादा फोटो होने की वजह से आपकी मोबाइल की वजन बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता, क्योंकि ये जो फोटो है ना इसका तो कोई वजन है ही नहीं, कुछ मास उसका है ही नहीं। हो गया। तो वो तो मास नहीं है उसका, और वो स्पेस भी ऑक्युपाई करता नहीं, उसको बाहर निकाल नहीं सकते ना, तो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। ओके, तो ये क्या हो गया, ये जो सब कबीज वाले है, सब कभी, उसको सब कभी कहते हो ना, जो मोबाइल के अंदर है या कैमरे के अंदर है उसको क्या कहते हो? सब कभी कहते हो। लेकिन ये इसको क्या कहते हो? इसको हार्ड कभी कहते हो। हार्ड कपीज आर मैटर एंड सब कपीज आर नॉन मैटर। ऐसे ही हमारी जो लाइट, वो टर्च का लाइट हो या बल्ब का लाइट हो या सन का लाइट हो, सारे सारे के सारे लाइट, लाइट का क्या है? मास है क्या? मास नहीं है, लाइट का मास नहीं है। इसको क्या कहते हैं? इसलिए नॉन मैटर, यानी वो मैटर नहीं है। समझ में आ गई? मैटर क्या है, मैटर क्या, कौन कौन सा मैटर है, कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो चलिए, हाँ पहले थोड़ा लास्ट क्लास का रिवीजन कर देंगे ताकि आपको भी याद आ जाएगा कि हम क्या पढ़े थे, क्या नहीं पढ़े थे, क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, मैटर का दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। एक बेसिस था उसका अपीयरेंस के बेसिस पर, यानी अपीयरेंस के बेसिस पर, यानी उसको याद, और क्या कहते थे? फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड किए थे। एक थी सॉलिड मैटर, सेकंड थी लिक्विड मैटर, और तीसरा थी गैस मैटर। ऐसे ही और एक थी कंपोजिशन के बेसिस पर। कंपोजिशन के बेसिस पर हम उसको क्या कहते थे? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार उसको दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक थी प्योर सब्सटेंस और दूसरा थी आपका मिक्सचर। और ये जो प्योर सब्सटेंस था, ये प्योर सब्सटेंस भी कितने टाइप का था? दो टाइप का, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट का फिर दो तीन हिस्से थी, एक थी मेटल, दूसरा थी नॉन मेटल, और तीसरा थी मेटालाइट। और कंपाउंड का फिर दो हिस्सा थी, एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। मिक्सचर का फिर दो हिस्सा थी, एक थी होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा थी आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हम पिछले क्लास में कितने तक कवर किए थे, किसको याद है? हाँ, ये तो कवर किए थे, बिल्कुल खत्म हो गया था। और ये जो प्योर सब्सटेंस का सिर्फ एलिमेंट तक कवर किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड तो क्या है कंपाउंड? कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। पहला वो एक प्योर सब्सटेंस है विच इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पर हम देखेंगे। देखो, ये कंटेनर है और मैंने ये कंटेनर पे वाटर भर दिया, यानी जल से भर दिया उसको। ओके, मैं उसे वाटर भर दिया, और तो क्या होगा? चारों के चारों तरफ जल ही जल दिखेगा आपको, चारों के चारों तरफ सेम ही दिखेगा ना। मतलब यहाँ पर भी यहाँ पर भी जल होगा, यहाँ पर भी जल होगा, ये अंदर में बाहर में सबके सब जल ही होगा ना, सारे 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 कोने पे जल ही होगा। तो इसका जो छोटी सी बूंद होगा, जल का एक छोटी सी बूंद, उसको क्या कहेंगे? उसका कुछ नाम है? याद है आपका गोल्ड कॉइन, जो लास्ट क्लास में हमने कवर किए थे, पढ़े थे लास्ट। गोल्ड कॉइन का जो छोटा पार्ट था उसको क्या कहते थे? आटम कहते थे, है ना? उसको आटम कहते थे। क्या इसको भी हम आटम कहेंगे? कैसे पता होगा? ये जो था, ये क्या था? इसका एलिमेंट था गोल्ड, सिर्फ एक ही एलिमेंट था, इसलिए हम उसको आटम कहते थे। क्या इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है या कुछ और है? हमें तो ये नहीं पता इसमें कितना एलिमेंट है, पता है क्या? नहीं पता। तो क्या करें? पता करें।
इसमें कितना एलिमेंट है। तो पता करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक केमिस्ट्री लैब में जाना पड़ेगा जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट होता है। तो हमने गए, उसके अंदर क्या कौन था, एक लैब असिस्टेंट था, लैब असिस्टेंट। तो हमने उसे ये बोला, भैया हमें ना ये जो छोटी सी बूंद है उसके अंदर कितना एलिमेंट है ये बता दो। तो उन्होंने हमें कहा, ये बूंद को हमसे लिया और हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने ये बोला, हमें ये बोल दिया कि इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन जिसको हम प्यार से H लिखते हैं, और दूसरा है ऑक्सीजन जिसको हम प्यार से क्या लिखते हैं, XO लिखते हैं। ओके, तो अब तो आ गई हमारे पास, आंसर आ गई। ये क्या है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, एक तो है नहीं। तो एक होता तो उसको आटम बोलते, अगर दो एलिमेंट हो गया तो उससे ज्यादा, उससे बड़ा हो गया, मतलब एक बड़ा वाला नाम तो होगा ना। क्या नाम होगा उसका, मॉलिक्यूल। क्या होगा, मॉलिक्यूल है उसका नाम, छोटी पार्ट का नाम है मॉलिक्यूल। हो गया। तो हमने उसे इलाहाबाद पे ये पूछा, भैया जैसे गोल्ड कॉइन का सिंबल, आटम का सिंबल हमने AU लिखते थे, ऐसे ये जो मॉलिक्यूल हो गया उसका सिंबल हम कैसे लिखेंगे। तो उन्होंने हमें ये कहा कि इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो, H2O ऐसे लिख सकते हो। तो ठीक है, ये हो गया H2O। ऐसे हमने बताया कि देखो भैया, यहाँ पर जितने सारे बूंद ना, सारे के सारे तो एक जैसे दिखते हैं, हमें जरा ये बता दो कि इनका कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी एलिमेंट है। तो उन्होंने सबको एक एक करके लिया और हमने बताया कि सारे के सारे तो H2O है, ये भी H2O, ये भी H2O और ये भी H2O, सारे के सारे आपका H2O है। यानी इसमें जो ये कंटेनर पे जो सब्सटेंस थी, सारे के सारे जो बूंद था वो सारे के सारे क्या है, H2O। यानी इन सब का कंपोजिशन सेम है, दिखने में सेम है और इनका केमिकल कंपोजिशन भी सेम है। तो ये वाली मैटर को क्या कहेंगे हम, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। नहीं, प्योर सब्सटेंस है ये। अच्छा, तो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसमें एलिमेंट कितना है, एक मॉलिक्यूल पे दो एलिमेंट है, सारे के सारे में तो दो एलिमेंट है, तो ये सब्सटेंस के अंदर कितना एलिमेंट हुआ, वही दो ही एलिमेंट ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी दो एलिमेंट्स। अच्छा, अब आएंगे डेफिनेशन पर। ए प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, क्या कहते हैं उसको, कंपाउंड। यानी ये जो प्योर सब्सटेंस दो एलिमेंट से बना हुआ है, इसको क्या कहेंगे आप, कंपाउंड। क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। तो ये मॉलिक्यूल भी कंपाउंड, ये छोटा भी कंपाउंड और ये बड़ा भी कंपाउंड। मैंने ये कहा था ना गोल्ड कॉइन के टाइम पर, ये बड़ा वाला गोल्ड कॉइन भी एलिमेंट, ये छोटा वाला आटम भी एलिमेंट, दोनों के दोनों क्या है, एलिमेंट है। बस उसी की तरह ये जो छोटा मॉलिक्यूल है वो भी कंपाउंड, ये बड़ा सब्सटेंस है वो भी कंपाउंड। ओके, दोनों के दोनों कंपाउंड। और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। हो गया ना। अब समझेंगे ये जो बात लिखा है डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास क्या है। अच्छा, हमने तो डेफिनाइट शेप पढ़ा है, डेफिनाइट वॉल्यूम पढ़ा है, डेफिनाइट साइज पढ़ा है, पर ये डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास तो कभी नहीं पढ़ा। आइए देखते हैं। उससे पहले हमने ये समझना चाहिए कि प्रोपोर्शन बाय मास क्या है। क्या है ये प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, इसको समझेंगे। ये जो प्रोपोर्शन बाय मास होता है ना, ये किसका काउंट किया जाता है, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होता है। ओके, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होता है उसका प्रोपोर्शन बाय मास निकाला जाता है। प्रोपोर्शन बाय मास का मीनिंग यही है कि मास ऑफ वन एलिमेंट divided by mass of other element। ओके, तो यहाँ पर वन एलिमेंट कौन है, पहला एलिमेंट कौन हुआ, यहाँ पर H2O में पहला एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है।
तो वन एलिमेंट की जगह हमने ले लिया हाइड्रोजन। अदर एलिमेंट कौन है? दूसरा हुआ हमारा ऑक्सीजन, तो अदर एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन। यानी मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन यानी इसमें कितना हाइड्रोजन है? 2 है। 2 इंटू मास ऑफ वन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यानी मास ऑफ वन ऑक्सीजन, मास ऑफ अदर एलिमेंट ना, मास ऑफ वन ऑक्सीजन, यानी कितना होगा? 2 इंटू मास ऑफ वन हाइड्रोजन इज 1 डिवाइडेड बाय वन ऑक्सीजन इज 16। ओके, तो ये कितना निकला? इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2/16। इसको अगर सिंपलीफाई कर देंगे तो क्या निकलेगा? 1/8, यानी 1:8 निकलेगा ना। तो वाटर में H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बाय मास कितना हो गया? 1:8। इसका मतलब समझेंगे। अच्छा, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना हो गया? 1:8। ये तो हो गया प्रोपोर्शन बाय मास। फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास क्यों कहा जाता है? हाँ, ये बात पर आइए। अगर आपको वाटर बनानी होगी ना, तो आप क्या करोगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो बनाओगे, वाटर बनाओगे। लेकिन कितना हाइड्रोजन लोगे, कितना ऑक्सीजन लोगे? आपके पास जितना हाइड्रोजन है, जितना ऑक्सीजन है, आप सबको मिला दोगे तो क्या वाटर बन जाएगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? वो भी बात है, कैसे बनेगा? अगर ऐसे नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा? हाँ, कैसे बनेगा? अगर आप हाइड्रोजन का 1 ग्राम लेते हो तो आपको ऑक्सीजन 8 ग्राम लेना पड़ेगा। ओके, अगर आप हाइड्रोजन 2 ग्राम लेते हो तो 2 इंटू 8 आपको ऑक्सीजन 16 ग्राम लेना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन 3 ग्राम लेते हो, 3 इंटू 8 आपको ऑक्सीजन 24 ग्राम लेना पड़ेगा। ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या? वाटर। और ये दोनों बनाएंगे वाटर, ये दोनों बनाएंगे वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है, इसमें भी 1:8 है और इसमें भी 1:8 है, यानी डेफिनाइट है। इसका रेशियो हमेशा सेम रहता है। वाटर जैसे भी बनाओ, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 होना चाहिए। इसे बोलते हैं डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। मीन्स उसका प्रोपोर्शन बाय मास हमेशा डेफिनाइट रहता है। चाहे आप सी से वाटर लाओ, ओशन से लाओ या रिवर से लाओ, जहीं से भी वाटर लाओ, सबके सब में वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? 1:8 होगा। हो गया? अब आएंगे, हाँ, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में क्या, इन वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो 1:8 बाय मास एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंटेन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन 3:8 बाय मास। हाँ, मैंने हाइड्रोजन का वाटर का प्रोपोर्शन बाय मास निकाल देती हूँ। यहाँ पर निकाल दिया है, 1:8 निकाली है मैंने। और आपका काम है, आप कार्बन डाइऑक्साइड का पेन एंड पेपर में खुद निकालोगे। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन बाय मास कितना, 3:8 आपका आ रहा है या कुछ और आ रहा है। और इसमें अगर निकालने में कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसमें मेरा मेल आईडी है, उसमें आप मेल कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है? हाँ, यहाँ पर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम व्हिच दीज आर फॉर्म्ड। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये दोनों क्या है? दोनों के दोनों क्या है? एलिमेंट है। और ये क्या है? जो एस्ट्रो है, ये क्या है? ये कंपाउंड है। तो ये जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं, उससे पहले उन दोनों जितना भी एलिमेंट है, जितना एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, उन दोनों को एक एग्रीमेंट पेपर पर साइन करना पड़ता है। ओके, समझ रहे हो? ये जो एग्रीमेंट पेपर है ना, उसमें कुछ लिखा होता है और यहाँ पर साइन लिखा होता है। और ये साइन के ऊपर ना, ये जो एलिमेंट है, दोनों साइन करते हैं। उसके बाद जाके वो बनाते हैं कंपाउंड। अच्छा, तो ये जो एग्रीमेंट पेपर है, इसमें लिखा क्या है? वो है हमारी बात।
क्यों ये क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है कि अगर तुम दोनों मिलकर, अगर तुम बनाओगी, अगर तुम कंपाउंड बनाओगी तो कंपाउंड बनाने के बाद तुम कभी भी खुद की तरह बिहेव नहीं करोगी, तुम खुद को कंप्लीटली भूल जाओगी और कंपाउंड का बिहेवियर जैसा होगा तुम बिल्कुल वैसी तरह बिहेव करोगे। ओके, ये तो लिखा है और ये दोनों ने साइन कर चुके हैं। तो उसके बाद वो बनाते हैं क्या, ये वाटर। अब देखेंगे वो ये एग्रीमेंट को कैसे मानते हैं, देखेंगे। तो ये हुआ हमारा क्या, हाइड्रोजन, आपको पता है। अच्छा, इसका आग से रिलेशन क्या है, आग से रिलेशन क्या है उसका, वो खुद जलता है, हाइड्रोजन खुद जलता है। और ऑक्सीजन का क्या काम है, आग से क्या रिलेशन है, वो जलाता है, हेल्प करता है, यानी वो हेल्प करता है जलाने में, है ना। अब यहाँ पर आ जाओ, ये जो वाटर है इसका क्या काम है, आग से इसका क्या रिलेशन है, वो क्या करता है, आग को नष्ट कर देता है। इतना डिफरेंस कैसे? हाँ, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, वो भी तो जल सकता है लेकिन जलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट पेपर पे साइन करके आया है कि मैं खुद की तरह बिहेव करूंगी नहीं, पहले मैं कैसी थी मैं बिल्कुल भूल जाऊंगी। मैं ये जो कंपाउंड में बनाती हूँ ना, ये कंपाउंड के बिहेव जैसा होगा, बिहेवियर के अनुसार मैं बिहेव करूंगी, खुद की तरह बिहेव नहीं करूंगी। ये तो एग्रीमेंट करके आई है तो टालेगा कैसे, ऐसे वो खुद को भूल जाता है। और जब कंपाउंड के अंदर होता है वो खुद को भूल जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का काम क्या है, जलाना, जलाने में हेल्प करना, लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, आग को नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर का प्रॉपर्टी है, वो तो वाटर बनाती है, वो यहाँ पर वो वाटर बना रही है, मतलब वाटर की तरह बिहेव करना पड़ेगा उसको। तो वो क्या करता है, आग को नष्ट कर देता है। ऐसे ओबे करते हैं ये दोनों ने एग्रीमेंट। ओके, क्या है, the properties of the compounds are completely different from those of the elements from which these are formed। ये समझ में आ गई। अब आएंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड। पहला हुआ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस। ये नॉन लिविंग से मिलता है, जैसे हमारा रॉक हुआ, मिनरल हुआ, ऐसा। फॉर एग्जांपल वॉशिंग सोडा, रॉक सॉल्ट, मार्बल, लाइमस्टोन। मतलब वॉशिंग सोडा तो आपको पता है, आपको दिखा, वॉशिंग पाउडर जो है वही है। और ये जो ये दोनों है आपका रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। देखो ये जो पिक्चर में दिख रहा है ना, ये आइस जैसा दिख रहा है, ये आइस नहीं है। ये जो आपको जो आइस जैसा दिख रहा है ना, ये ऊपर 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 जो दिख रहा है ना आइस जैसा, ये आइस नहीं है, क्या है, ये नमक है, नमक। ये बिल्कुल पत्थर है और उसके ऊपर ये जो लगा है ये नमक है, आइस नहीं है, नमक है, ये याद रखना। और ये देखो ये जो छोटी सी पार्टिकल है ना, क्या इसको आपको लगता है ये हेलस्टोन है? हाँ, बहुत लोग को ये लगता होगा कि हेलस्टोन है जो बारिश के टाइम पर गिरता है। नहीं नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हेलस्टोन नहीं है। क्या है ये रॉक सॉल्ट है। छोटी छोटी पत्थर है, छोटी छोटी पत्थर है, रॉक सॉल्टी पत्थर, छोटी छोटी नमक वाला पत्थर है वे। ओके, और ये तो आपका मार्बल है और ये आपका क्या है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, इससे क्या बनता है, जग बनता है आपका, इससे आपका जग बनता है, बिल्कुल व्हाइट है ये। नहीं, सारे के सारे क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और आएंगे नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, दिस कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेस सच एज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये जो प्लांट्स और एनिमल से जो कंपाउंड मिलता है ना, वो होगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यहाँ पर देखो इसका एक खासियत है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कंटेन करते हैं, हमेशा वो कार्बन कंटेन करते हैं। क्या, कार्बन कंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल, जो जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है। और वैक्सेस प्लांट की बॉडी में फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोटीन, लिपिड एक्सेट्रा। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज कहाँ से मिलता है, ये फ्रूट के अंदर है, इसलिए फ्रूट्स यार मीठी लगते हैं, सब सारे फ्रूट्स मीठी लगते हैं ना, इसलिए ये फ्रुक्टोज है। देखो इसमें कार्बन है ना, ये है ऑर्गेनिक। और अमीनो एसिड स्ट्रक्चर क्यों दिया है, ये ना प्रोटीन का छोटा पार्ट है, प्रोटीन का छोटा पार्ट है।
ओके। और ये जो ग्लिसरॉल ये फैट है, फैट का एग्जाम्पल है। देखो इसमें भी कार्बन है, ये छोटा पार्ट है इसलिए ज्यादा कार्बन नहीं है, कम कार्बन है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ज्यादा कार्बन है। ओके। हाँ, और एक चीज याद रखना, लिविंग से जो मिलता है उसको कहोगे क्या? ऑर्गेनिक। ओके। अगर लिविंग के आगे प्रीफिक्स कुछ लगाओगी, क्या लगाओगी? नॉन लगाओगी, यानी नॉन लिविंग से जो मिलेगा उसको क्या कहोगी? अगर नॉन लिविंग लिविंग से आगे तुम प्रीफिक्स लगाओगे ना, तो ऑर्गेनिक के आगे भी प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। हो गया? लिविंग से ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग से इनऑर्गेनिक। हो गया खत्म। तो आज यहाँ पर खत्म हो गया हमारा पार्ट 2, यानी कंपाउंड का खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम मिक्सचर पढ़ेंगे। और एक बात, अगर आप लोग को पिछले वीडियो और ये वीडियो दोनों में कुछ भी कोई भी डाउट है या कुछ भी ऐसा डाउट मन में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेल कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया है, जो मेल आईडी दिया है उसके अंदर आप मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।